तो ये क्या होती है सिंगल सेल प्रोटीन्स? किसी को कोई आइडिया है? जी, नो आइडिया। एक्चुअली ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, आपने ये इतने लेक्चर्स लिए हैं, थ्रू आउट पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। अब आपके माइंड में इसकी क्लियर कट पिक्चर बन गई होगी कि इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो बायोटेक्नोलॉजी के कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, और ये इसकी मतलब इसका स्कोप क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, आप देखें कि बायोटेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है ना, मुझे तो खुद इसमें बड़ा इंटरेस्ट फील होता है कि आप ये देखें कि कितनी एनवायरमेंटली फ्रेंडली अप्रोच है, कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोचेस हैं इसके अंदर, और जो है वेस्ट जो है रिसाइकलिंग होती है उसकी। ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें फर्मेंट इसमें मेन जो आपको पता ही है कि इसमें जो कोर है इसका माइक्रोबायोलॉजी है और फर्मेंटेशन के प्रोसेसेस हैं। ठीक है, और ये आज तो हम ये टॉपिक करेंगे सिंगल सेल प्रोटीन्स। तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोगों को याद ना कर, कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए ना, कि आपको पता किसी को माइंड में हो कि सिंगल सेल प्रोटीन क्या होती है। अच्छा चले, नहीं आप लोगों को आइडिया है इसका। एक्चुअली ये सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ते आ रहे हैं थ्रू आउट द ये दिस कोर्स ना, लेक्चर्स हम पढ़ते आ रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, ईच एंड एवरीथिंग के लिए, फर्मेंटेशन के लिए। अच्छा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम यूज करते हैं, आपको तो बैक्टीरिया हैं, एल्जी हैं, फंजाई हैं, मतलब जो है वो हमने और भी कुछ पढ़े हैं। तो उसमें ये देखें कि आप वो सिंगल सेल्ड है। अच्छा, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट बनाएं कि सिंगल सेल का वर्ड उधर से निकला है ना। अच्छा, अब जो है सिंगल सेल्ड प्रोटीन्स, अब आपको मैंने एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन के डिफरेंट मेथड्स बताए थे। अच्छा, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले हमने इसको ग्रो करवा लेना है, प्रोपेगेट करना है। प्रोपेगेट करने के बाद उसकी एक्सट्रैक्शन कर लेनी है अपने पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और मैंने एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन डिफरेंट मेथड बताए थे। और एंड पे आपको बताया था कि ड्राई कर लेना है, ड्राइंग का मेथड, और बिल्कुल एंड वाले जो है, और ड्राई करके ना ड्राई मटेरियल उसका बना के, बायोमास बना के उसको जो है ना, ये जो सिंगल सेल की प्रोटीन है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सोर्स है मेजर, उससे एक्सट्रैक्ट करके कैप्सूल में फिल करके, या जिस तरह भी टेबलेटेड फॉर्म में, और ये जो आप सप्लीमेंट्स नहीं यूज़ करते हैं प्रोटीन्स जो है, जैसे आप मल्टीविटामिन लेते हैं, ठीक है, उसमें इस तरह प्रोटीन जो है सप्लीमेंट्स के तौर पे ये सिंगल सेल प्रोटीन भी लोग यूज़ करते हैं, और बड़े पुराने ज़माने से ये यूज़ की जाती हैं। और ये ना, जैसे आप देखेंगे दुनिया में खुराक की किल्लत है, बैलेंस डाइट नहीं है, जो है लोगों की डाइट पुअर है, माल न्यूट्रिशन हो जाती है, तो ये सप्लीमेंट्स जो है यूजफुल हैं। तो ये इनका बेनिफिट है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है रिच इन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, उनसे प्रोटीन की एक्सट्रैक्ट करके उनका ड्राई बायोमास लेके, और वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए, एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है, और जहाँ पे खुराक की कमी हो वहाँ उस चीज़ को मेंटेन और बैलेंस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे माल न्यूट्रिशन होगी, और लोग आप लोग भी देखते हो जैसे नेस्ले वालों ने नहीं, ये नेस्ले नान और क्या प्रोडक्ट्स में बताई कि हमने इन्फेंट्स जो हैं बच्चों को सप्लीमेंट्स के तौर पर दी जाती हैं प्रोटीन्स को, आपको पता ही है कि उनकी कंजप्शन के बेनिफिट्स क्या हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका टाइम फिर जो है ना लिमिट होती है, तो आज के लेक्चर में चले अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अपने ना सर पहले से जो है ना काइंडली माइक्स जो हैं ये म्यूट कर दें। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंगल सेल प्रोटीन्स। ठीक है, इसको एब्रीवेट यूं भी किया जाता है SCP। ठीक है, और ये सिंगल सेल प्रोटीन, जैसे मैंने आपको बताया है कि सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं
आर रिच इन प्रोटीन, और उनसे जो प्रोटीन हासिल की जाती हैं उनको ड्राई किया जाता है, एक्सट्रैक्ट करके ड्राई अप किया जाता है, और जो सप्लीमेंट्स के तौर पे एनिमल एंड ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज की जाती हैं उनको हम सिंगल सेल प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो है सिंगल सेल प्रोटीन रिफर्स टू द क्रूड। आप देखें क्रूड, आपको वर्ड एक यूज किया जा रहा है यहाँ पे क्रूड, उसमें यह है कि उस मिक्सचर में बहुत ज्यादा प्योरिटी नहीं है। आप कोई भी एक्सट्रैक्शन का मेथड यूज कर रहे हैं ना, उसमें जो अदर जो है कुछ इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं। अब जो सिंगल सेल प्रोटीन्स जो हैं, सिंगल सेल प्रोटीन रिफर्स टू द क्रूड और रिफाइंड or edible proteins extracted from pure microbial cultures, dead or dried biomass, उन्हें हम कहेंगे कि सिंगल सेल प्रोटीन्स हैं। Single cell protein refers to the crude or refined or edible protein extracted from pure microbial cultures और डेड आर ड्राइड सेल्स, ये भी माइक्रोब्स के ही है ना, डेड आर ड्राइड सेल्स जो है उसको हम ड्राई बायोमास भी बोलेंगे। दे कैन बी यूज्ड एज ए प्रोटीन सप्लीमेंट। आप लोग वाइटामिन यूज करते हैं, मल्टी वाइटामिन जो है एज ए सप्लीमेंट यूज करते हैं, तो ये कुछ वाइटामिन में भी प्रोटीन्स होती हैं, ये अमीनो एसिड्स हैं। ये आपको पता कि प्रोटीन जो क्या है, ये सब यूनिट्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, और जो है ये सप्लीमेंट के तौर पर यूज की जाती हैं। अच्छा, फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स। ठीक है, ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों की ये फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज होती हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? हम एलजी है, जैसे हम थ्रू आउट जो है ना इस इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते आए हैं, ये सिंगल सेल हैं, एलजी है, फंजाई हैं, यीस्ट हैं एंड बैक्टीरिया हैव वेरी हाई प्रोटीन कंटेंट इन देयर बायोमास। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि फंजाई जो है ये तो मल्टी सेलुलर भी है, इसकी जो है ना कुछ डाइमॉर्फिक फॉर्म्स भी हैं, पहले वो कुछ जो है यूनिसेलुलर हैं, एक सेल पे हैं, फिर मल्टी सेलुलर भी हैं, लेकिन इसमें यही है कि जो यूनिसेलुलर है मोस्टली वही यूज की जाती होंगी मे बी। अच्छा, अब जो सिंगल सेल प्रोटीन्स और माइक्रोबियल प्रोटीन्स रिफर्स टू एडिबल यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि उसका एडिबल जो होता है जो हम ग़िज़ाई तौर पे ग़िज़ाइयत के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन्स और माइक्रोबियल प्रोटीन्स, ठीक है, रेफर टू एडिबल यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि हम जो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सट्रैक्ट करते हैं उनको यूज करते हैं, उनको हम सिंगल सेल प्रोटीन्स कहते हैं। The biomass or protein extract from pure or mixed culture of algae, yeast, fungi or bacteria may be used as an ingredient or substitute for protein-rich food and is suitable for human consumption or as animal feeds. ठीक है, फिर वही वाली बात कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये हैं, एल्जी, फंजाई, यीस्ट हैं, इनके जो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, प्रोटीन एक्सट्रैक्शन के आपको मेथड्स डिफरेंट यूज होते हैं, जरा वो आपको याद हो अगर, उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, उनको समटाइम प्योरीफाइड कर लिया जाता है, समटाइम क्रूड में भी यूज किया जाता है। ठीक है, उसके ड्राई बायोमास के तौर पे यूज किया जाता है ह्यूमन एंड एनिमल कंजप्शन की, वही वाली बात की जा रही है ना। प्रोटीन डिराइव्ड फ्रॉम अ कल्चर ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म के उसकी कल्चरिंग करने के यूज जैसे स्पेशली एज ए फूड सप्लीमेंट की वजह से एडिशनल इन फूड। ठीक है, जैसे आप लोग मल्टीविटामिन यूज करते हैं। बायोमास एज द नेम सजेस्ट, अब बायोमास का सबको पता है ऑर्गेनिक मैटर है, सिंपल वर्ड्स में, वेरी सिंपल वर्ड्स में आपको पहले भी बताया, बायोमास as the name suggests consists of organic matter that grows by photosynthetic conversion of solar energy। और ऑर्गेनिक मैटर जो है उसकी प्रोडक्शन जो मेन जो है आपको तो कि फोटोसिंथेसिस हो रही है, लाइट की कंजप्शन से जो आपको मिल रहा है वो मेन वो है। ठीक है, अब उसके अलावा भी है ऑर्गेनिक जो वेस्ट है उसके अंदर भी ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, लेकिन फोटोसिंथेटिक जो है कन्वर्जन से भी हमें ऑर्गेनिक मैटर मिलता है। दिस बायोमास इज अवेलेबल अबंडेंटली एंड एस्टिमेटेड टू कंटेन, ये उसकी एक ना कुछ एनर्जी के यूनिट्स में है कि ये इसमें इतनी एनर्जी होती है, 3:10⁻21 जूल्स ऑफ एनर्जी। अच्छा,
अच्छा, इसमें इतनी एनर्जी हमें ये मिलती है। अच्छा, सम 10 टाइम्स द ईयरली वर्ल्ड वाइड कंजप्शन जो है, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ बायोमास वुड लीड टू, अच्छा, यूटिलाइजेशन ऑफ बायोमास वुड लीड टू हेल्प सॉल्व मॉडर्न वेस्ट डिस्पोजल प्रॉब्लम्स, ठीक है, डिक्रीज इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, हेल्प एक्टिवेट स्टोरेज ऑफ फूड एंड एनिमल फीड। आपको पता है बायोमास को यूज करेंगे तो ये उसके बेनिफिट्स हैं, एनवायरमेंटली फ्रेंडली अप्रोच है। What are single cell proteins? Single cell proteins are dried cells of microorganism। हम इस लैंग्वेज में भी कह सकते हैं ना, ड्राई बायोमास कहते हैं, ड्राइड सेल्स हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिच इन प्रोटीन, उनकी एक्सट्रैक्शन की जाती है, एक्सट्रैक्शन के डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है, उनमें से अपने पर्टिकुलर प्रोटीन को आप प्यूरिफाई कर लेते हैं, प्यूरिफाई समटाइम क्रूड फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, फिर ड्राइड फॉर्म में जो है वो यूज़ की, उसे ड्राइड सेल्स भी कह सकते हैं, इस लैंग्वेज में भी कहा जा सकता है। ये single cell proteins are dried cells of microorganism which can be used as dietary protein supplement. They are used as animal feed and can be used for human feed as protein supplement. इनको हम ये भी कहते हैं, they are also called novel food और mini food, इन्हें novel और mini food भी कहते हैं, ठीक है। इसकी हिस्ट्री में जाएं कि ये देखें कि ये बहुत पुराने ज़मानों से इंसान ये जो है ना कंजप्शन में ह्यूमन और एनिमल की कंजप्शन के तौर पे यूज़ की जा रही हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ आवर डाइट सिंस एंशियंट टाइम्स, ठीक है, एंशियंट टाइम जो कदीम ज़माने से यूज़ की जा रही हैं। अर्लियर नाउन एज माइक्रोबियल, पहले इन्हें सिर्फ माइक्रोबियल प्रोटीन के तौर पे जाना जाता था, ठीक है, कहा जाता था। अच्छा, अब इनका जो नेम है ये इंट्रोड्यूस करवाया था प्रोफेसर स्क्रिमशॉ ने, ठीक है। तो ये जो इस हिस्ट्री में भी आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा इसको रट्टा नहीं लगाना, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन है। अच्छा, पहले जो इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता था प्रोटीन, अच्छा ये सबसे पहले, अच्छा ये देख लेते हैं कि 1950 ब्रिटिश पेट्रोलियम इनिशिएटेड प्रोडक्शन, सबसे पहले जो इन्होंने कमर्शियल रिलीज किया था ना, ब्रिटिश पेट्रोलियम जो है ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, इसमें बहुत ज़्यादा इनके ये स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा ये वर्क करते हैं। इन्होंने सबसे पहले जो है ये जो है माइक्रोबियल जो प्रोटीन है, सिंगल सेल प्रोटीन जो है उसको प्रोडक्ट को कमर्शलाइज किया था, और उस वक्त ये लफ्ज प्रोटीन जो है ये यूज किया गया था। प्रोटीन वाज द फर्स्ट कमर्शियल सिंगल सेल प्रोटीन यूज्ड एज ए एनिमल एडिटिव। प्रोटीन वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, अब ये एक बैक्टीरिया से इसकी एक्सट्रैक्शन की गई थी, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है। कल्चर्ड ऑन मेथानॉल हैड 72% प्रोटीन कंटेंट। ये जस्ट हिस्ट्री आपकी जो इन्फॉर्मेशन के लिए है, मतलब इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें जो रॉ मटेरियल है, अब आपके माइंड में क्या आएगा, सिंपल सा है, सबको पता होना चाहिए कि अगर रॉ मटेरियल का कहा जाए कि सिंगल सेल प्रोटीन का क्या है, तो माइक्रो क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन्स रिक्वायर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट सर्व एज द प्रोटीन सोर्स, ठीक है, एंड द सबस्ट्रेट दैट इज बायोमास ऑन विच दे ग्रो। अब जो बायोमास, एक तो ये है कि इनका खुद भी ड्राई बायोमास बनाया जाता है। अब ये इनके लिए दूसरा बायोमास का वर्ड यूज किया कि ये जिस बायोमास के ऊपर ये डिफरेंट टाइप्स, अब इसमें बहुत वैरायटी है, अब डिफरेंट टाइप का, फॉर एग्जांपल आप इस तरह से एग्जांपल लें कि आपने अपनी पर्टिकुलर क्रॉप ही को ग्रो करवाना है, तो आपने क्या कि उस सॉइल की भी डिफरेंट कंपोजिशन और टाइप्स हैं, और अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ऑर्गेनिज्म जो आपने ग्रो करवाने हैं, प्लांट्स फॉर एग्जांपल, कि उनकी जो डिफरेंट प्लांट की उनकी डिमांड के लिहाज से ना, कि वो बेटर ग्रोथ को देखते हुए डिफरेंट टाइप की सॉइल की कम्बिनेशन यूज़ किए जाते हैं, सैंडी है, लोम सॉइल्स हैं, डिफरेंट टाइप की। इसी तरह से डिफरेंट टाइप के बायोमास पे डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन रिक्वायर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट सर्व एज द प्रोटीन सोर्स एंड द सबस्ट्रेट दैट इज बायोमास ऑन विच दे ग्रो, ठीक है। अच्छा, देर अब वही वाली बात, देर इज अ वेराइटी ऑफ बोथ द सोर्सेज, की वेराइटी है डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और डिफरेंट टाइप के जो बायोमास पे वो ग्रो करते हैं, दैट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन्स।
द बायोमास यूज्ड कैन बी प्लांट बायोमास और ऑर्गेनिक बायोमास, ठीक है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ, आपको फिर वही बात एलजी ये सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड, ये फिर बार वही मेनली यही यूज होते हैं कि फंजाई, यीस्ट, एल्गी एंड बैक्टीरिया। अच्छा, द फॉलोइंग टेबल शोज एवरेज डिफरेंट जो है कंपोजिशन ऑफ मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए कंपोजिशन क्या है, प्रोटीन की एक्सट्रक्शन है, फैट है, न्यूक्लिक एसिड्स है, और डिफरेंट जो टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसमें इतनी परसेंटेज में हमें ये जो है कंपोजिशन जो है इन जो कंपोनेंट्स हैं ये मिलते हैं, ठीक है। ये भी जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, और ये भी आपको रट्टा नहीं लगाना है, जस्ट ये लिस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड। अब ये डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये उनके साइंटिफिक नेम्स हैं, और ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, इसको भी आपने बिल्कुल रट्टा नहीं लगाना। और ये देख लें कि ये इस तरह के डिफरेंट टाइप के फंजाई हैं, यीस्ट, एल्गी एंड बैक्टीरिया जो है यूज किए जाते हैं फॉर सिंगल सेल प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए। अच्छा, अब कंपेयर अगर किया जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो प्रोटीन्स ली जाती हैं, सिंगल सेल प्रोटीन्स जो है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखा जाए तो ये देखा गया है कि फंजाई जो है ये इजी टू ग्रो एंड हार्वेस्ट हैं, और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसका ग्रोथ रेट स्लो है और लोअर इसमें प्रोटीन कंटेंट जो है वो कम है। एलजी को देखा जाए इजी टू ग्रो है, हार्वेस्ट भी इजी है, इसकी हाई क्वालिटी प्रोटीन हमें मिल जाती है, लेकिन नॉन डाइजेस्टिबल है, सेलुलोजिक सेल वॉल है, कंसंट्रेट, हैवी मेटल्स हैं, इसमें ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं। यीस्ट को देखा जाए इनका सेल साइज जो है वो लार्ज होता है, और इसमें लोअर जो है न्यूक्लिक एसिड कंटेंट है, और उसमें जो है जो फेमिलैरिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी जो है इसकी जो है इसकी न्यूक्लिक एसिड कंटेंट, ठीक है। अब पुअर डाइजेस्टिबिलिटी, अब डाइजेशन प्रॉब्लम है कि ये जो यीस्ट है इससे जो बनाई जाती हैं सिंगल सेल प्रोटीन्स, ये डाइजेशन इनकी इजीली नहीं होती, इसमें लो प्रोटीन कंटेंट भी कम मिलता है और उनका ग्रोथ रेट भी स्लो है। अब जो बैक्टीरिया हैं इनसे हाई प्रोटीन कंटेंट्स मिलते हैं और डाइजेस्टिबल सेल वॉल्स हैं इनकी, इसमें हाई न्यूक्लिक एसिड कंटेंट है, स्मॉल इन साइज है और लो डेंसिटी है। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि हमें न्यूक्लिक एसिड कंटेंट नहीं चाहिए, हमारा जो मेन फोकस है वो सिंगल सेल जो प्रोटीन है उन पे है, ठीक है। अब इसमें जो ड्रॉबैक है कि इसमें हमें न्यूक्लिक एसिड कंटेंट भी ज़्यादा मिल जाता है और लो डेंसिटी है, लेकिन इसमें प्रोटीन जो है बहुत हाई। ये कुछ डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके जो उनसे जो प्रोटीन एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, उनके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, बट ऑल दीज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन्स, ठीक है, एज अ सप्लीमेंट। अच्छा जी, आगे है बायोमास। बायोमास का हुआ तो ऑर्गेनिक मैटर है। बायोमास आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। अब बायोमास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, इसमें कि जिस तरह जितना अच्छा आप उसको बायोमास देंगे, डिफरेंट टाइप के डिफरेंट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिमांड के अकॉर्डिंग, उनकी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सिलेक्शन ऑफ बायोमास डिपेंड्स ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन, कि आप इस पे डिपेंड करता है कि किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका किस तरह का बायोमास आपने उसकी ग्रोथ के लिए यूज करना है। फॉर एग्जांपल है एलजी, एलजी जो है आर कल्टीवेटेड ऑन सीवेज वेस्ट वाटर, ये इस पे ग्रो करता है। whereas yeast are cultured on agro industrial waste, ठीक है। ये इनका जो है वो क्या कह रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करता है। अच्छा, ये इस तरह से एलजी आपको पता है ना, इस तरह से वेस्ट वाटर पे ये एलजी की लेयर है। एलजी ग्रो ऑटोट्रोपिकली। ऑटोट्रोपिकली आपको पता है ऑटोट्रोपिक्स क्या है, जो खुद अपने सिंथेसाइज कर लेते हैं, सनलाइट में फोटोसिंथेसिस करते हैं। रिक्वायर्स लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। इनका जो इनकी ये ग्रोथ कंडीशन, ये इस टेम्परेचर 35-40 डिग्री सी में इनकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है, और इतना पीएच जो है कल्टीवेटेड इन लार्ज ट्रेंचेस ऑफ सीवेज ऑक्सीडेशन बॉन्ड, ये ऑक्सीडेशन बॉन्ड है, ठीक है। बैक्टीरियल एंड फंगल बायोमास जो है, ठीक है। अब बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन बी ग्रोन इजीली ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सबस्ट्रेट, कैन भी डिफरेंट टाइप के बायोमास पे ये ग्रो कर जाते हैं। दे रिक्वायर मिनिमम टेम्परेचर 15 to 34 डिग्री सी, एंड इसकी पीएच जो है 5 to 7 पे ये आइडियल है इनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है।
तो ये इस तरह के डिफरेंट टाइप्स की बात की जा रही है कि डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट टाइप के बायोमास जो है इनको चाहिए होते हैं इनकी ग्रोथ के लिए। अब यीस्ट बायोमास है कल्टिवेटेड ऑन एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट सच एज मोलेसिस, स्टार्ची मटेरियल्स, फ्रूट पल्प, वुड पल्प। अच्छा, अब ये जो है ना यीस्ट की प्रोडक्शन इसमें बहुत हो जाती है। अच्छा, एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है सच एज। अब मोलेसिस क्या है? मोलेसिस ये शुगर केन और शुगर बीट से जो ब्लैक कलर का एक जो बहुत विस्कस सा लिक्विड जो है ना वो बनता है, उस पर ये बहुत ग्रो करते हैं। स्टार्ची मटेरियल, फ्रूट पल्प और वुडी पल्प, इनके लिए ये सुटेबल बायोमास रिक्वायर टेम्परेचर जो है इनका पार्टिकुलर इनको चाहिए होता है 30 to 34 डिग्री सी एंड pH 3.5 to 4 हाईली एसिडिक कंडीशन में ग्रो करते हैं। आल्सो रिक्वायर एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड, इनको कुछ जो ऐड करने पड़ते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं लाइक सर्फ एंड सल्फर सप्लीमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ साल्ट। अच्छा, अब जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं बायोमास की प्रोडक्शन पे इफेक्ट करते हैं? ठीक है, बायोमास की प्रोडक्शन जो है हो रही है तो उसकी जो फैक्टर्स हैं, इल्यूमिनेशन यानी कि लाइट जो है ये मैटर करती है, टेम्परेचर है, पीएच है, सूटेबल स्ट्रेन्स, हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कौन से जो है स्ट्रेन लिए हैं। सूटेबल का वर्ड इसलिए यूज किया कि वो जो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप के बायोमास पे ग्रो करें तो उनकी सूटेबिलिटी देखनी है। एजिटेशन है, एजिटेशन है कि आपने उसमें कितनी जो उनको चाहिए रिक्वायरमेंट उसको कितना उसमें एडअप किया है, स्टीराइल कंडीशंस जो है। आगे है सिंगल सेल प्रोटीन की प्रोडक्शन में ये जो है ना चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन ऑफ सूटेबल स्ट्रेन होना चाहिए, फर्मेंटेशन जो है प्रॉपर होनी चाहिए, हार्वेस्टिंग जो है उसके जो मेथड है वो प्रॉपर होना चाहिए, पोस्ट हार्वेस्टिंग जो ट्रीटमेंट है वो इम्पोर्टेंट है, और जो सिंगल सेल प्रोटीन प्रोसेसिंग फॉर फूड, और फाइनली जो ड्राई अप करके उन्हें एज ए फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये वही चीज़ है कि सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेन कौन सा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनकी सिलेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी क्रिटिकल स्टेप एज द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स टोटली ऑन द माइक्रोब दैट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन। कि क्वालिटी प्रोटीन जो आपने एक्सट्रैक्ट की है वो उस पर टोटली डिपेंड करती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा आपने यूज किया है फॉर द प्रोडक्शन। ये सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, केयरफुल सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेन शुड बी डन, करनी चाहिए, ठीक है। केयर शुड बी टेकन दैट द selected strain should not produce any toxic or undesirable effects in the consumer। अब ये हमें देखना चाहिए कि हमें सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो सिंगल सेल प्रोटीन ले रहे हैं अब जो कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर कौन है? ह्यूमन है, एनिमल वगैरह, ठीक है। जो कंज्यूम कर रहे हैं उन पे कोई टॉक्सिक और अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ना हो या मिनिमम हो। ये है कि आप जितने भी सप्लीमेंट्स यूज करते हैं आपने किए भी होंगे, करते भी हैं, और देखा कि उनके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं लेकिन जो उनके जो अनडिजायरेबल इफेक्ट्स हैं वो नेग्लिजिबल हैं, और होते ज़रूर है, ठीक है। आगे जो है फर्मेंटेशन जो है इट कैन बी कैरिड आउट इन द फर्मेंटर। फर्मेंटेशन आपको पता है, फर्मेंटर लार्ज स्केल पे काम करना हो तो फर्मेंटर यूज किए जाते हैं इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इज इक्विप्ड विद एरेटर। एरेटर एरेशन से रिलेटेड है, और इसमें एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके माइंड में फौरन से आना चाहिए, यूज किए जाते हैं। उसमें थर्मोस्टेट और सेक्टर जो भी उनके अकॉर्डिंग जो है ना चाहिए हैं रिक्वायरमेंट ग्रोथ से रिलेटेड, और जो है ये सारी एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड जो है इसमें जो है वो सारी जो है जो कंडीशंस चाहिए हैं वो सूटेबल होनी चाहिए। अच्छा, माइक्रोब्स आर कल्चर्ड इन फेड बैच कल्चर। अब ये भी आपको पता है कि फेड बैच डिफरेंट बैचेस में उसको बार बार उसको न्यूट्रिएंट्स सप्लाई किए जाते हैं। अब इंजीनियर्स हैव डेवलप्ड डीप लिफ्ट फर्मेंटर एंड एयर लिफ्ट फर्मेंटर। अब ये जो डीप लिफ्ट फर्मेंटर है इनका पर्पज है कि एरेशन और जो है ना और मतलब बेटर जो है ना उसकी जो फॉर एग्जांपल एरोबिक बैक्टीरिया एरोबिक फर्मेंटेशन है तो उसमें एरेशन बहुत ज़रूरी है कि उसमें ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन और वो ज़्यादा अच्छा सा वर्कआउट करते हैं। ये डीप फिल्टर है कि इसमें डीपली आप उसको जब उसको एजिटेट करते हैं तो एक बबल सा बनता है जो एरेशन के लिए वो भी ज़रूरी है। दोनों टाइप के अब जो है एडवांस टेक्नोलॉजी में बनाए जा चुके हैं ये फर्मेंटर्स हैं। अच्छा, हार्वेस्टिंग है व्हेन द कॉलोनीज ऑफ माइक्रोब्स आर फुली डेवलप्ड
दे आर देन हार्वेस्टेड की जाती है। आपको पता कॉलोनीज आ जाती हैं, फर्मेंटेशन की कॉलोनीज आई, उनको हार्वेस्ट किया, फिर उसकी एक्सट्रैक्शन और प्योरीफिकेशन करते हैं, फिर उसको ड्राई अप किया जाता है और ये देखें ह्यूमन एंड एनिमल कंजप्शन के लिए यूज़ की जाती है। पोस्ट हार्वेस्ट में क्या है, हार्वेस्टिंग में क्या है कि कॉलोनीज आ गई हैं, आपने फर्मेंटेशन लगाई, फर्मेंटर से उनकी कॉलोनीज आपने एक्सट्रैक्ट कर ली, ठीक है। अच्छा, अब जो है हार्वेस्ट कर ली। अब पोस्ट हार्वेस्ट में क्या, आफ्टर हार्वेस्टिंग द सेल्स आर सब्जेक्टेड टू वैरायटी ऑफ प्रोसेसेस। अब उसमें आ जाती हैं सेपरेशन है सबसे पहले हमने करनी, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन से, आपको पता है सेंट्रीफ्यूगेशन का मैंने आपको बताया था, ठीक है। सेपरेशन टेक्निक है, फिर वॉशिंग और ड्राइंग जो है, फाइनल जो है एंड पे हम कर लेते हैं अपना जो डिजायर्ड जो है ट्रेन है या डिजायर्ड जो है आपकी आउटकम जो आपको चाहिए। अच्छा, प्रोसेसिंग फॉर फूड, इट इंक्लूड्स लिबरेशन ऑफ सेल प्रोटीन बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ इनडाइजेस्टिबल सेल वॉल, कि अब जो उसको प्रोसेसिंग किया जाता है, या आपको पता है कि उनकी सेल वॉल को ब्रेक किया जाता है। अब ये डिफरेंट मेथड्स आप याद करें, एक्सट्रैक्शन मैंने पढ़ाए थे आपको, मैकेनिकल मेथड्स हैं जिसमें क्रशिंग, क्रम्बलिंग, ग्राइंडिंग वगैरह आ जाते हैं। केमिकल मेथड में एंजाइम, डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शन साल्ट्स आर यूज, ठीक है। और फिजिकल मेथड में फ्रीज था, ऑस्मोटिक शॉक वगैरह ये दिए जाते हैं, ये सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। अच्छा, रिडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो कंटेंट, हमें एक्चुअली हमें प्रोटीन कंटेंट चाहिए और न्यूक्लिक एसिड की कंटेंट की हम उसको कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट की जाती हैं, और उसमें जो केमिकल्स हैं जो कुछ यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, एक एंजाइम यूज़ किए जाते हैं, लाइक राइबो न्यूक्लियसेस हैं, न्यूक्लियसेस हैं, ठीक है, और ये हेल्प आउट करते हैं कि रिड्यूस करते हैं न्यूक्लिक एसिड कंटेंट। अब एडवांटेजेस क्या है कि रैपिड सक्सेशन है इसकी ऑफ जनरेशन है, इजीली मॉडिफाइबल जेनेटिकली। अब जेनेटिकली अब हम चाहते हैं कि हमने फला माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक पर्टिकुलर एक जो है हमें पता है कि बहुत अच्छी प्रोटीन कंटेंट देता है, लेकिन हम उसकी एफिशिएंसी को और एनहांस कर सकते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन से, जेनेटिकली इंजीनियरिंग से, तो उसकी एफिशिएंसी को एनहांस किया जा सकता है, हाई प्रोटीन कंटेंट हमें मिल जाता है। अच्छा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ ओरिजिनल रॉ मटेरियल यूज फॉर प्रोडक्शन आल्सो इंक्लूड वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्शन इन कंटिन्यूस कल्चर में कंसिस्टेंट क्वालिटी, नॉट डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती, लो लैंड रिक्वायरमेंट, यानी कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और सेलुलर मोलेकुलर एंड जेनेटिक अल्टरेशन इसमें की जा सकती है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, अब लोग जो सप्लीमेंट्स आपने देखा होगा कि आप लोग खुद भी यूज़ करते होंगे, जो करते हैं, तो उनके कुछ डिसएडवांटेजेस में आपने देखे होंगे, उसमें ये है कि न्यूक्लिक एसिड के अगर कंटेंट ज़्यादा होते हैं तो आपको यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है, फिर जो है किडनी स्टोन होने का खतरा होता है, और ये गोट जो होता है ये जॉइंट का प्रॉब्लम हो जाता है। पॉसिबिलिटी फॉर द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी टॉक्सिक मेटाबॉलाइट्स की प्रोडक्शन हो जाती है, डाइजेशन के प्रॉब्लम होते हैं कि इजीली जो है ना वो डाइजेस्टेड नहीं होती सम प्रोटीन्स, स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, हाइपर सेंसिटिव स्किन रैश और रिएक्शन इस तरह से होना शुरू हो जाते हैं। इसकी एप्लीकेशन देख लेंगे, इसकी एज ए प्रोटीन सप्लीमेंट जो है ना, आल्सो सोर्स ऑफ वाइटामिन हैं, अमीनो एसिड्स हैं, इस तरह से आपको ट्रेडमार्क मिल जाते हैं, मिनरल्स हैं, फ्रूट फाइबर हैं, सप्लीमेंटेड फूड फॉर अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेल्थ एज ए हेल्थ फूड है इनके एप्लीकेशन, कंट्रोल्स ओबेसिटी को कम करती है, मोटापे को, प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, ठीक है। और इसकी एग्जांपल दी गई है कि आगे ये एथलीट्स के ये देते हैं डाइट। अच्छा, इन थेराप्यूटिक एंड नेचुरल मेडिसिन में क्या है, रिड्यूस बॉडी वेट, कोलेस्ट्रॉल और स्ट्रेस को कम करती हैं, लोअर ब्लड शुगर लेवल कम, डायबिटिक लोगों के लिए बेनिफिशियल है, प्रिवेंट्स अकमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल वही बॉडी में। अच्छा, हेल्दी आइज एंड स्किन के लिए अच्छी हैं। अच्छा, बीटा कैरोटीन आपको पता है गाजर में भी होती है, एंटी कैंसर है ये, ठीक है। इनके कुछ ये जो एप्लीकेशंस हैं, इंक्रीज करती हैं लैक्टेशन जो फीडिंग मदर हैं, ठीक है। कॉस्मेटिक्स में इम्पोर्टेंट रोल है इन मेंटेनिंग हेल्दी हेयर, विटामिन ए एंड बी इनका सोर्स है, डिफरेंट विटामिन हेल्दी हेयर कॉस्मेटिक्स में भी लोग यूज़ करते हैं, डिफरेंट ये हर्बल ब्यूटी क्रीम्स और ये जो है ना इस तरह की चीज़ों में कॉस्मेटिक की ये प्रोटीन्स डिफरेंट यूज़ की जाती हैं, इसीलिए वो जितनी वो बेटर परफॉर्म करेगी चीज़ उतनी वो हाई उसकी कॉस्ट होगी, ठीक है। आगे पोल्ट्री और
कैटल फीड में जो एक्सीलेंट कन्वीनियंट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स यूज्ड टू फीड कैटल एंड फिश वगैरह। इनका कंक्लूजन क्या है? एट प्रेजेंट सिंगल सेल प्रोटीन प्रोडक्शन इज इन इट्स इन्फेंसी। इन्फेनेट से ये लफ्ज निकला है कि अभी ये इमर्जिंग साइंस है। वन ऑफ द वेज ऑफ टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी इज जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि इसकी जो इन्हांस की जा सकती है, इसकी जो परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी है, कि इसकी जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जाए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बेटर रिजल्ट्स के लिए ना। यूजिंग माइक्रोबियल बायोमास एज ए फूड सोर्स डिजर्व सीरियस कंसिडरेशंस बिकॉज ऑफ द सफिशेंट वर्ल्ड जो है दुनिया में खुराक की कमी है, फूड सप्लाई एंड हाई प्रोटीन कंटेंट ऑफ मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूजिंग माइक्रोबियल बायोमास as a food source deserving serious consideration because of insufficient world food supply and high protein content of most of the microorganism। ठीक है, जहाँ पे फूड की कमी है तो उसको हम दूर कर सकते हैं, इसकी एफिशिएंसी को एनहांस कर सकते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन से, और जो है ना ये इमर्जिंग जो है ये सारी टेक्निक्स हैं ये जो यूज़ की जा रही हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा है कि सिंगल सेल प्रोटीन्स क्या होती हैं, और वो सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम प्रोटीन कौन कौन से हैं यूज़ करते हैं जिनसे ये प्रोटीन्स एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। ठीक है, और जो है ना यही हमने देखा है कि इन्हें हम ड्राइड जो सेल्स भी कह सकते हैं, नोवल फूड भी कहते हैं, मिनी फूड भी कहते हैं। ठीक है, फिर इसका रॉ मटेरियल अंडरस्टूड है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और जिस तरह के बायोमास पे या सबस्ट्रेट पे ये ग्रो करती हैं। फिर डिफरेंट हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे हैं कि उनमें डिफरेंट टाइप की हमें जो कंपोजिशन मिलती है प्रोटीन फैट, वो कौन कौन से हैं, ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, साइंटिफिक नेम है, कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, उनका कंपैरिजन किया गया कि डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप की सिंगल सेल प्रोटीन्स बनाई जाती हैं, उनकी जो प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं। उसको बायोमास जो है वो इम्पोर्टेंट है कि डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिफरेंट टाइप के बायोमास पे ग्रो करते हैं। फिर फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। फर्मेंटर्स में यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट जो है एडवांस्ड किस्म के अब बनाए गए हैं डिफरेंट जो बेटर एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, हाँ अब जो है फाइनली आपके माइंड पहले पढ़ाया गया है कि ज़ाहिर आपने सिंगल सेल प्रोटीन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिए, प्रोटीन आपका कल्चर आ गया, उसको हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्ट किसको? कॉलोनीज लेनी है आपने। ठीक है, और उनको हमने ले लेना है। फिर पोस्ट हार्वेस्ट में क्या है कि उनकी एक्सट्रैक्शन कर लेनी, सेपरेशन कर लेनी और ड्राइंग एंड पे कर लेनी। अच्छा, फिर प्रोसेसिंग ऑफ फूड में ये जो है ना ये जो है उसकी सेल वाल को पहले हमने सेल वाल को क्यों डिस्टर्ब करना है? आपको तो एक सेल वाल है उसको डिस्टर्ब करेंगे तो हमें डिज़ायरेबल प्रोटीन के कंटेंट मिलेंगे। उनके ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर उसमें ये डिफरेंट जो अनडिज़ायरेबल कंटेंट्स हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड को हम कम करना चाहते हैं तो उनके भी लिए कुछ डिफरेंट केमिकल एंजाइम वगैरह यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे हैं एंड एप्लीकेशंस देखी हैं, इनकी जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इनके एप्लीकेशंस का। ठीक है, तो उम्मीद की जाती है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा कि सिंगल सेल